नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों की खबर में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप सबके प्यार और भरोसे की वजह से एक बार फिर खबरों की खबर को एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो को एनटी अवार्ड्स में सबसे अच्छे न्यूज़ बुलेटिन का अवार्ड मिला है, बेस्ट न्यूज़ शो का अवार्ड मिला है। इस सब के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो शुरुआत करते हैं खबरों खबर में। आज आपको हम उस तमाम खबरें आज दिखाएंगे जो आपसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, और वो खबर है जिन पर पूरे देश की नजरें आज दिन भर टिकी रहीं और आने वाले दिनों में भी उन पर चर्चा होती रहेगी। तो खबरों की खबर की शुरुआत आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबल मामले को लेकर आज अपने चुप्पी तोड़ी है और बड़ा ऐलान किया है, बड़ा भाषण दिया है, बड़ा सख्त भाषण दिया है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आपको बताएंगे। क्यों उन्होंने 1978 के दंगों की कहानी को आज याद किया, क्या कहा, क्यों कहा कि एक पत्थरबाज भी इस बार नहीं बचेगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे आज की खबरों में कि संभल के मंदिर से क्या निकला और योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर 46 साल वाली साजिश की क्या क्या बातें कही हैं। तीसरी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है। आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे देवेंद्र फडणवीस की इस नई कैबिनेट का, क्या वहां की सियासत में असली पिक्चर अभी बाकी है। और इसके बाद हम आपको ईवीएम पर एक बड़ा बयान सुनाएंगे, जिससे सुनने के बाद से यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस मुद्दे पर अब कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। पांचवी खबर के लिए आपको जयपुर ले चलेंगे और कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर एक इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। और छठी खबर जरूर देखिएगा, उसमें शतरंज के बादशाह गुकेश से आपको मिलवाएंगे, जो भारत लौटे हैं और उन्होंने खास बातचीत की है। गुकेश की एनर्जी का राज क्या है, 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बने गुकेश, कैसे कर लेते हैं वो ये कमाल, इस पर हम खास बातचीत करेंगे। और आज की अंतिम रिपोर्ट में हम उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को याद करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। कितने अच्छे तरीके से जाकिर साहब अपने उस्ताद जो हैं, वह उस्ताद जिनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो याद करती है पूरी दुनिया उनको, पूरा हिंदुस्तान उनको। आज जब हमारे बीच नहीं है तो क्या उनकी यादें हैं, उनको श्रद्धांजलि भी इस कार्यक्रम में हम जरूर देंगे। लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां यूपी का राजनीतिक तापमान इस खबर ने बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी में दंगों का पूरा इतिहास गिनाते हुए कहा कि विपक्ष के लोग घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर दें। योगी ने आज सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री योगी ने यह सवाल पूछा कि क्या आज़ाद भारत में अकेले संभल में सन 47 के बाद 209 हिंदू मारे गए, और जब इतने ज़्यादा हिंदुओं के मारे जाने की खबर आई तो क्यों दुनिया चुपचाप बैठी रही, क्यों उन हिंदुओं के लिए हमदर्दी, उनके परिजनों के लिए सहानुभूति नहीं दिखाई देती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोल रहे थे और उन्होंने उन तमाम इल्ज़ामों का, तमाम आरोपों का जमकर खंडन किया, जिसमें यह कहा गया कि संभल में जो कुछ हुआ वो बहुसंख्यकों ने किया, वो हिंदुओं ने किया, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जो तर्क पेश किए, जो बातें बताई, उससे तो ये जाहिर हुआ कि किस तरीके से संभल में जानबूझकर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया गया था। मुख्यमंत्री ने आज अपने बयान में जो खास बातें की, उसमें कहा कि जो लोग सौहार्द की बातें करते हैं, उन्होंने क्यों हिंदुओं के प्रति संवेदना अब तक नहीं जताई है। जब हिंदुओं के घर में कुछ होता है, उनके घर में कोई दुखद घटना घटती है, तो क्यों हिंदू परिजनों के लिए, हिंदू पीड़ितों के लिए सहानुभूति नहीं जताई जाती। योगी ने आज कहा कि किसी निर्दोष को सजा हम नहीं देंगे, लेकिन यह भी कहा एक भी दंगाई बचेगा नहीं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारा कर दिया कि संभल में जिन लोगों ने दंगा किया, उनको उनका प्रशासन, उनकी पुलिस सख्त से सख्त सजा जरूर दिलाएगी, लेकिन निर्दोष कोई होगा तो उसको कोई भी तरीके से परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कड़े और बड़े भाषण के बाद कैसे यूपी का तापमान अब चढ़ गया है।
है ना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन जबरदस्त गर्मी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण संभल के इर्द गिर्द रहा। 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, ये एक्ट के अंतर्गत ही इस कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल में 23 नवंबर के दिन जुम्मे की नमाज के पहले और जुम्मे की नमाज के दौरान माहौल खराब किया गया। योगी ने कहा कि संभल और हिंदुओं की शोभा यात्रा को लेकर क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है, जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है। तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल के दंगों का लंबा इतिहास गिना दिया। बोले, इसकी शुरुआत तो 1947 से ही हो गई थी। उसके बाद 1948 में 6 लोग मारे गए, 1958 में भी दंगा हुआ, 1962 में भी हुआ, 1976 के दंगे में 5 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी ने बताया कि 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 1980 में फिर दंगा हुआ। इसके बाद 1982, 1986, 1990, 1992 में दंगे हुए। 1996 के दंगों में फिर 2 लोग मारे गए। योगी ने 1978 के दंगों पर एक कहानी भी सुनाई। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद
उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे। संभल के संदर्भ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक नहीं है, राम का नाम सामान्य संबोधन का हिस्सा है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं, उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेटा का हवाला देते हुए कहा कि 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97 से 99% तक की कमी आई है। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। 2012 से 2017 तक 815 सांप्रदायिक दंगे और 192 लोगों की मौत हुई। 2007 से 2011 के बीच 616 सांप्रदायिक घटनाएं हुई और इसमें 121 लोगों की मौत हुई। उनके खिलाफ भी योगी ने कहा कि माहौल बदला है, यही वजह है कि प्रदेश में निवेश बढ़ा है। और आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक माहौल है, कानून व्यवस्था की जो एक स्थिति पैदा हुई है, लोगों को सुरक्षा पे विश्वास है, कानून व्यवस्था पर विश्वास है, उसी का परिणाम है कि 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया जा रहा था। प्रशासन का दायित्व था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट के आदेश का पालन होने दे। वहाँ एक भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कोई कसूरवार बचेगा भी नहीं। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज हैं, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हाँ, ये जरूर आश्वस्त करते हैं, कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि विपक्ष की राजनीति की पोल खुल गई है और जनता ने अपने हिसाब से फैसले भी सुना दिए हैं। लखनऊ से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो संभल की बात जो यूपी के विधानसभा से शुरू हुई, तो इसका जवाब दिल्ली में संसद के बाहर मिला। योगी ने कहा कि संभल में जिस मंदिर से अब मूर्तियां मिल रही हैं, उसके खिलाफ जानबूझकर 46 वर्षों तक साजिश की जाती रही। आइए आपको बताएं संभल में आज क्या हुआ, कुएं से क्या निकला और योगी को अखिलेश ने दिल्ली में क्या जवाब दिया। संभल में 46 साल बाद मिले शिव मंदिर के परिसर से कई सारी मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों में लक्ष्मी जी की एक मूर्ति के अलावा गौरा पार्वती जी की खंडित मूर्ति और स्वास्तिक के चिन्ह वाली ईंट निकली है। जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय
पहले माँ पार्वती जी की जिनका सिर टूटा हुआ है वो मूर्ति मिली, और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तो केवल मूर्तियां बाहर आई हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियां अंदर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा लिया है, कुछ से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें। मंदिर का सौंदर्यीकरण वहाँ के समाज के लोग कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, लेकिन मंदिर की प्राचीनता है, तो एक बार प्राचीनता सुनिश्चित हो जाए, उसके उपरांत फिर जो मंदिर है उसका सौंदर्यीकरण भी हम उनको कहेंगे आप कर लीजिए। इस बीच संभल शाही मस्जिद केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि मंदिर में खुदाई से जो चीजें मिल रही हैं, उनसे हिंदू पक्ष के तर्क मजबूत हो रहे हैं। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो कुआं है, जब उसकी खुदाई की गई, डिगिंग की गई, तो वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, पार्वती माँ की मूर्ति और महालक्ष्मी की मूर्ति मिली है। पार्वती माँ की मूर्ति खंडित मिली है, और इससे ये मायना निकाले जा सकते हैं कि जो मैंने नक्शा आपके चैनल पर और विभिन्न चैनलों पर दिखाया है, जिससे साबित होता है कि वहाँ पे 68 कूप थे, 68 कुएँ थे और काफ़ी मंदिर परिसर था, तीर्थ छेद था। वो कुआं जो उसी तरह से आज कुएं में जब मूर्तियां निकल रही हैं और जो मंदिर वहाँ पे मिल रहे हैं, उससे साबित होता है कि जो हमारा प्राचीन नक्शा था संभल के पूरे परिसर को जो एक तीर्थ क्षेत्र घोषित करता है, उस बात को ये सिद्ध करता है। और आगे जब इसमें और भी कुएं मिलेंगे, तो जो 68 कुएं की थ्योरी है कि संभल में 68 कुएं हुआ करते थे जो तीर्थ क्षेत्र माने जाते थे, वो प्रूव होगी, वो साबित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण में भी संभल की खुदाई का जिक्र हुआ। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता, जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। संभल के खग्गूसराय में लगभग 46 साल से बंद पड़े एक पुराने शिव मंदिर को प्रशासन ने शनिवार को खुलवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सिर्फ यूपी का ही नहीं, राजनीतिक तापमान महाराष्ट्र का भी अब बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन क्या वहां असली पिक्चर अभी बाकी है? पहले खबर समझिए। वहां कैबिनेट के विस्तार में 39 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें 33 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद शिवसेना के 11 और एनसीपी के कोटे के 9 मंत्री हैं। बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं को इस बार फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है और कुछ नए शहरों को शामिल किया गया है। इनमें प्रदेश अध्यक्ष जो शामिल हुए, चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार और पंकजा मुंडे शामिल हैं, जो नई कैबिनेट में अब कैबिनेट मंत्री बने हैं। हालांकि कई वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज भी किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार, रविंद्र चव्हाण, शिवसेना के अर्जुन खोतकर, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, एनसीपी के छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, अनिल भाईदास पाटिल। छगन भुजबल तो खुलकर अपनी नाराजगी भी अब व्यक्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान छगन भुजबल ओबीसी अधिकार की पुरजोर वकालत करते नजर आए थे। वे खुद को शामिल न किए जाने को इसी से अब जोड़कर देख भी रहे हैं। कुछ भी अभी लोगों के साथ मैं बातचीत करूंगा। मेरा
जो भूमिका लेनी है लेंगे। ये सब नेताओं का कहना है कि ओबीसी पर ये अन्याय है। मुझे ये तो नहीं बोलना, जो है लोग बोल रहे हैं वो ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि तुमने अभी जाओ राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जाना है तो इसका मतलब विधानसभा का जो है विधेयक के नाते जो मैं काम कर रहा विधायक, उसका जो इस्तीफा देना। अब ऐसा इस्तीफा देना मतलब जो है मेरे जो वोटर्स है, मेरी जो मुझे प्यार करने वाले जो लासलगांव और येवला के सारे लोग हैं, इनके साथ प्रताड़ना होगी। तीनों ही दलों में दरअसल ऐसे कई नेता हैं जो मंत्री ना बनाए जाने से नाराज हैं। इसी स्थिति से निपटने के लिए शिवसेना और एनसीपी ने एक दांव चला है। उन्होंने 2.5 साल के रोटेशन से मंत्री बनाने की बात कही है, ताकि जो लोग छूट गए हैं या उनको लग रहा है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें 2.5 साल के बाद एक मौका मिले और उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके। ये निश्चित रूप से हर मंत्री का करेंगे और परफॉर्मेंस ऑडिट में जहां ये ध्यान में आएगा कि मंत्री उचित काम नहीं कर रहे, उस समय उस मंत्री का पुनर्विचार किया जाए। इस कवायद के कई राजनीतिक मतलब अब निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अपने विश्वस्त रविंद्र चव्हाण को मंत्री नहीं बना पाए हैं देवेंद्र फडणवीस। तो क्या मंत्री चुनने में फडणवीस को फ्री हैंड नहीं मिला है? पंकजा मुंडे, आशीष शेलार, नीतेश राणे को उनकी कैबिनेट में जगह मिली है। पंकजा मुंडे की वापसी वंजारा समुदाय को बड़ा संदेश माना जा रहा है। ओबीसी और मराठा के बीच ध्रुवीकरण का नतीजों पर बड़ा असर रहा। नीतेश राणे के जरिए कोंकण में शिवसेना के वर्चस्व को भी चुनौती दी गई है। छत्रपति शिवाजी के वंशज शिवेंद्र राजे भोसले को भी मंत्री बनाया गया है। शिवेंद्र राजे को मंत्री बनाकर मराठा समुदाय को खास संदेश दिया गया। यवतमाल से आदिवासी विधायक अशोक उइके को कैबिनेट में जगह मिली है। आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार विजय चौरमारे साहब जुड़ रहे हैं। विजय जी, शुक्रिया, धन्यवाद। पहली बात तो ये समझाइए जल्दी से, और वो ये कि ये 2.5 साल का फॉर्मूला क्या है और क्या इससे नाराजगी दूर होगी? नाराजगी तो दूर नहीं होगी सुमित जी, क्योंकि देखिए 2.5 साल का फॉर्मूला इसलिए बताया गया है कि जो बहुत सारे लोग नाराज हैं इस बार तीनों पार्टियों के, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के राष्ट्र हो, तीनों पार्टियों की विधायक बड़ी संख्या में चुन के आए हैं और मंत्री परिषद में संख्या मर्यादित है, इसलिए बहुत सारे लोगों को स्थान नहीं दे पा रहे तीनों पार्टियां। इसलिए उन्होंने ये फंडा निकाला है कि 2.5 साल के बाद परफॉर्मेंस का ऑडिट होगा मंत्रियों का, और जो मंत्री अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे उनको बदला जाएगा और बाकी लोगों को यहाँ जो चांस मिलेगा। मगर देखिए एक राजनीति का एक ऐसा जरिया रहता है कि वो राजनीति बहती रहनी चाहिए, इसलिए मुझे लगता है इस बार कई जो पुराने चेहरों को जगह नए चेहरों को ज्यादा महत्व दिया है। करीबन आधे चेहरे जो इसमें नए चेहरे हैं। इसमें सोशल इंजीनियरिंग की बात हुई है, 16 मराठा कम्युनिटी के 16 मंत्री, ओबीसी समुदाय के 17 मंत्री है, 2 ओबीसी है, 2 एससी है, ऐसा जो समीकरण है, 4 महिलाएं। तीनों पार्टियों ने ज्यादातर अजित पवार की पार्टी ने बीजेपी इन दोनों पार्टियों ने सोशल इंजीनियरिंग साधने की बहुत अच्छी कोशिश की है। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने वैसा कुछ सोशल इंजीनियरिंग नहीं देखा है, मगर ये नए चेहरे लाके राजनीति में कुछ का चेहरा बदलने की कोशिश तीनों पार्टी ने की। इससे भुजबल जैसे, मुनगंटीवार जैसे बड़े चेहरे नाराज हो गए और इस बार आज तक कभी भी नहीं था उतनी संख्या में ज्यादा नाराजगी सामने आ रहे हैं। कुछ जो पार्षद है, जो एमएलए है शिवसेना के है और एनसीपी के, वो जो असेंबली का सेशन चल रहा है वो असेंबली का सेशन छोड़ के चले गए। इतनी बड़ी नाराजगी उभर कर आए। ये नाराजगी का पहला अंक है सुमित जी। दूसरा अंक होगा जब ये मंत्री परिषद का जो खातों के बंटवारा होगा उस वक्त दूसरा अंक विजय और सामने आ जाएगा। विजय जी, देवेंद्र फडणवीस साहब उम्र में छोटे हैं दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों से। जो मंत्री उन्होंने बनाए हैं वो ज्यादातर युवा चेहरे दिखाई देते हैं, ज्यादातर, सब तो नहीं। क्या वो ये चाहते थे कि एक ऐसी टीम बनाए जो अनुभव में, उम्र में उनसे छोटी रहे, ताकि उनको वो अपने हिसाब से काम करवा सके, अपनी मंशाएं पूरी करवा सके?
नहीं सुमित जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है तीनों पार्टियों ने सोच समझ कर क्या है, कुछ नए चेहरों को, अगर पुराने चेहरों को ही मंत्रिमंडल में स्थान दिया होता तो जो नए लोग आए, 4-4 बार 5-5 बार एमएलए बने हैं, आज तक उन्हें एक बार भी मंत्री बनने की संधि नहीं मिले, उनके ऊपर अन्याय हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है ये सोच समझ के किया है। और जो बाहर रहे लोग, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए 2.5 साल का फंडा बताया गया है। मुझे पता नहीं ऐसा 2.5 साल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाद में अगर 3-4 साल इलेक्शन आने के बाद वो नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाती है। मगर ये आपने जो कहा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उम्र में ही छोटे हैं, मगर 5 साल का चीफ मिनिस्टरशिप का उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है और उस वक्त में पहली बार चीफ जी। मिनिस्टर होते हुए भी उन्हें बड़े-बड़े चेहरों पर लगाम कसी थी। चलिए विजय जी, अब ये भी कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कि हम परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे, उसके हिसाब से मंत्री रखेंगे या बदले जाएंगे। अगर सभी मंत्री अच्छा परफॉर्म करते तो महाराष्ट्र का तो विकास होगा, लेकिन जो नाराज लोग हैं उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी मुझे नहीं पता। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र में तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन ईवीएम का क्या होगा? आज एक ऐसा बयान सामने आया जिसने कांग्रेस की रही सही उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस शीतकालीन सत्र में लगातार संसद की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश करती रही है, लेकिन देश में उद्योगों के विकास के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ ही उससे पीछा छुड़ा चुके हैं। अब ईवीएम के मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन के 2 दलों ने कांग्रेस को बड़ी साफगोई से आईना दिखा दिया है। मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे कड़वाता हूं, मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते इसको लेकर नीचे आंदोलन करें। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet. But if I lose, then something's wrong with the machines. I lost. I keep reminding you. I lost in earlier in this year. I never blamed the machines. I won. It wasn't down to the machines. It's the voters. One day they vote for you, the next day they don't. ईवीएम को लेकर कांग्रेस इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के अपने साथी अब उससे इस मामले पर दूरी बनाने लगे हैं। और आइए बात करते हैं जयपुर की, जहां एक कोचिंग संस्थान में गैस लीक होने के बाद कई छात्रों की जान पर बनाई। जैसे कि होता है, अब इस मामले में जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच की रिपोर्ट आएगी, अपने किस्म की कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद क्या, जो हालात हैं वो बेहद खतरनाक हैं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये है जयपुर की कोटा फैक्ट्री। शहर के गोपालपुरा में एक इमारत से सटी दूसरी इमारतें, जहां चल रहा है कोचिंग का व्यापार। रविवार शाम को 300 से ज्यादा बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठकर रीट की कोचिंग ले रहे थे, जब अचानक उन्हें किसी तेज गंध का एहसास हुआ। बच्चे खांसने लगे और देखते ही देखते इनमें से 10 छात्र बेहोश हो गए। भगदड़ की स्थिति मचने लगी। बच्चे एक ही दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हम उस क्लास में मौजूद थे। सबसे पहले लड़कियों की तरफ से आई सी कुछ अजीब सी स्माइल है, फिर सबको खांसी आने लगी और खांसी आने के बाद सब उठाने लगे, कुछ को चक्कर आने लगा और उसके बाद हम वहाँ से सभी को हटा दिया। अचानक से क्लास के अंदर बच्चियाँ जो थी, बच्चियों का बेंच अलग होता है ना, तो बच्चियाँ बैठी तो खांसने लगी। तो टीचर ने सोचा भाई कुछ खांसी, अभी सर्दी जुकाम का भी मौसम है तो चल रहा है, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और लगभग 15-20 मिनट तक हम अंदर ही बैठे रहे। फिर पता चला कि थोड़ा बहुत धुआं हो रहा था और बच्चियाँ ज़्यादा गंभीर होने लगी, तो भगदड़ मच गई और भगदड़ से निकल नहीं पाएगा। रविवार शाम शायद एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यहाँ
जिस तरह से नियम ताक पर रखकर कोचिंग का कारोबार चल रहा है, ये लाखों बच्चों की जिंदगी एक खतरनाक खिलवाड़ से कम नहीं। यहाँ भी जिस तरह से ये बैठे हैं और ये स्पेस देखिए कि कितनी कम जगह है जहाँ पर मैं बमुश्किल से निकल पा रहा हूँ। और अगर इसमें कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर दोनों तरफ से निकल करके विद्यार्थी भागने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या स्थिति होगी वो समझा जा सकता है। ये सिर्फ कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि जहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं सिर्फ उस इंस्टीट्यूट की बात है, बल्कि जयपुर में जो अलग अलग जगहों पर कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं उन सब की कमोबेश यही हालत है। ये दूसरा जो कभी इस्तेमाल नहीं होता है, ये इसकी हालत जो है वो दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये दूसरा रास्ता ही क्या है, ये रास्ता कब से बंद पड़ा हुआ है, कैसे खुला हुआ है ये रास्ता, इतनी ब्लॉकेज, इससे कौन निकल पाएगा आप बताइए। तो इनको बोलते हैं कि खाली करवाएं, इसको बनाया हुआ तो है, हमने तो पूरी व्यवस्था करी हुई है, 2 एग्जिट दिए हुए हैं। आपने दिए हुए हैं लेकिन कोचिंग संस्थान ने उसको फॉलो नहीं किया। उत्कर्ष क्लासेस की इमारत को नगर निगम ने सील कर दिया है। यहाँ एक ही क्लास में क्षमता से ज्यादा बच्चे भरे हुए थे। फायर एग्जिट का भी कोई ठोस प्रावधान नहीं है, लेकिन इतना शोर मचने के बावजूद निगम गोलमोल जवाब ही दे रहा है। इसमें अभी कोई प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं आया है कि ये कह सकें कि गैस की वजह से सीवरेज का आसपास में कोई ऐसा कारण ही नहीं बनता है कि जहाँ सीवरेज की। अब तक की जांच में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं आया कि किसी और भी ऐसी वजह हो सकती है कि कोई और स्टूडेंट्स भी कोई स्प्रे वगैरह भी करते हैं। ये घटना भी हो सकती है, क्योंकि क्या घटना है वो थोड़ा सा सीसीटीवी फुटेज के यहाँ करीब सारी इमारतों में सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर हैं। जहाँ 100 छात्रों की क्षमता है वहाँ 500 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है। अगर हादसा हो गया तो इन बहुमंजिला इमारतों से जल्दी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में भगदड़ होने की पूरी संभावना है। यही एक रास्ता है, यही है। वो लिफ्ट लगी हुई है और टीचर के लगी हुई है, हमारे स्टूडेंट के लिए यही है। स्टूडेंट्स के लिए यही है, ठीक है। ये जाने का रास्ता और कोई नहीं है। उधर से लिफ्ट है, वो कभी कभी रुक जाती है। अच्छा, आप लोगों को दिक्कत होती है ऊपर जाने आने में? दिक्कत, अरे परेशानी है, जाए भैया ऊपर जाने में फिसलने की भी दिक्कतें रहती हैं, फिसल भी जाते हैं कई बार बहुत स्टूडेंट्स, तो यहाँ से किसी का पैर भी फंसा तो सीधा टूटेगा भाई साहब। मैंने यहाँ पर अभी पिछले 15 दिन पहले राज्य सरकार को, सीएम साहब को, जेडीओ को ये पत्र लिखकर इसकी पूरी जानकारी दी थी कि यहाँ पर जो स्थिति होने जा रही है वो इतनी भयावह है। आपने देखा कि कल 12 बच्चों के साथ क्या घटना हुई। उससे पहले दिल्ली में आपने देखा बेसमेंट में क्या है। बेसमेंट में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी या कोई क्लासेज नहीं चला सकते। यहाँ पर जेडीए बायलॉज का पूरी तरह उल्लंघन है। मैडम आप देखिए, जो जितने भी कोचिंग संस्थान है ये 90% इलीगल है। एक इमारत यहाँ दूसरी इमारत से सटी हुई है, बीच में कहीं भी जगह नहीं छोड़ी गई है, जो बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन है। नियम के मुताबिक आगे पीछे और दोनों तरफ जगह छोड़ना अनिवार्य है। अगर यहाँ आग लग गई तो फायर ब्रिगेड का सही ढंग से काम कर पाना मुमकिन नहीं है। कहीं कहीं तो रास्ते में सामान रखे हुए हैं, यानी एग्जिट पूरी तरह ब्लॉक है। हर बिल्डिंग में बेसमेंट है, इसके लिए परमिशन ली गई या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्थानीय लोग लंबे अरसे से मुख्यमंत्री से लेकर नगर निगम और जेडीए को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन ये शिकायतें सिर्फ फाइलों में दब के रह जा रही हैं। नॉर्म्स नहीं है और 0 सेटबैक पे बिल्डिंग बनी हुई है, आगे से पीछे से कहीं से भी नहीं है। और अगर फायर फाइटिंग वाले अपनी अगर एनओसी देते हैं किसी भी बिल्डिंग को, तो उसका है ना जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। यहाँ पे 95% लोगों ने ना तो पट्टे कॉमर्शियल किए थे बिल्डिंग बनाते वक्त, और ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है और ना नक्शा पास करवाया। लाखों की संख्या में यहाँ छात्र रोज कोचिंग करने पहुँचते हैं। बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, और ये सारा कुछ प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। जिस तरह से कल की जो घटना हुई है ये चिंताजनक घटना है, क्योंकि हमारे बच्चों की प्रतिभा को और इस स्वास्थ्य को और उनकी सुरक्षा को लेकर हम जिस तरह से चिंतित हैं, उसको लेते हुए हमने एक कमेटी गठित करके जांच करवा रहे हैं, क्योंकि आगे कहीं भी ऐसी अप्रिय घटना कहीं होनी इसके लिए, और सभी शिक्षण संस्थाएं, सभी इंस्टीट्यूटों को भी हम ये गाइडलाइन जारी करके उनको सब जगह हिदायत देंगे कि कहीं भी ऐसा कोई भी कोताही बरती नहीं जाए। गोपालपुरा की जो ये पूरी सड़क है, यहाँ पर अगर आप एक नज़र घुमा के देखें तो आप देखेंगे किस
बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर एक से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सटे हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग बायलॉज के सारे नियम ताक पे रखे गए हैं और सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जयपुर से सोमू आनंद के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। जयपुर की खबर नई पीढ़ी को परेशान करने वाली है, लेकिन देश में युवाओं के लिए बड़ी खबर बनकर उभरे हैं डी गुकेश। शतरंज के बादशाह डी गुकेश भारत लौट आए हैं और भारत आकर उन्होंने जो बात कही वो बहुत खास है। गुकेश का कहना है कि उनकी एनर्जी कुछ और नहीं, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानी ही हैं। You guys are amazing. You gave me so much energy. Gukesh cannot believe it. आप सब अद्भुत हैं। आप मुझे काफी ऊर्जा देते हैं। 18 वर्ष के डी गुकेश की सोच देखिए, विनम्रता को महसूस कीजिए। जो खुद अद्भुत हैं, वो अपने फैंस को अद्भुत बता रहा है। जो तमाम युवाओं को ऊर्जा से भर देता है, वो फैंस से कहता है, आप मुझे ऊर्जा देते हो। You guys are amazing. You gave me so much energy. केवल 18 साल की उम्र में इतिहास बनाकर डी गुकेश जब चेन्नई लौटे तो जैसे हर कोई उन्हें आमने सामने देख लेना चाहता था। Very glad to be here. And I could see the support and what it means to India. So I'm really glad to be here. You guys are amazing. You gave me so much energy. ये तो रही 18 साल के विश्व विजेता की स्वदेश पहुंचने की कहानी। अब जरा बात इस बच्चे की कमाई की कर लेते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने पर गुकेश ने करीब 11 करोड़ 34 लाख रुपए की कमाई की है, लेकिन उन्हें करीब 4 करोड़ 67 लाख रुपए टैक्स चुकाने होंगे। दिलचस्प ये है कि गुकेश क्रिकेट लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी को अपना रोल मॉडल मानते हैं और इस बार धोनी की आईपीएल फीस 4 करोड़ है, यानी धोनी की आईपीएल फीस से भी ज्यादा डी गुकेश टैक्स में चुकाएंगे। वैसे धोनी की ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाई अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी ज्यादा है, ये जग जाहिर है। गुकेश को तमिलनाडु सरकार से इनाम के तौर पर 5 करोड़ रुपए मिलने की बात है। इसके अलावा केंद्र सरकार और दूसरे कई इनाम मिलेंगे। बड़ी बात यह भी है कि इस जीत के बाद गुकेश की पर्सनैलिटी उन्हें एक बड़ा ब्रांड बना सकती है। ऐसे में न सिर्फ गुकेश को फायदा होगा, इस खेल की सूरत भी बदल सकती है। रुक को F2 पे खेला, ये बहुत ज्यादा ही बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि लोग कहते हैं लोकल क्लब में भी लोग नहीं करते ऐसी गलती है, क्योंकि यहाँ पे उसे कुछ बेसिकली वेट करना था। डिंग को उसे कुछ भी एक्सचेंज नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, वेट करना था। बट डिंग ने यहाँ पे रुक F2 खेला और इसके बाद रुक्स पहले एक्सचेंज हो गए और ये ड्रॉ होता अगर बिशप एक्सचेंज नहीं हो पाता। बट उसने मिस कर दिया कि उसका बिशप ये आ गया और बिशप उसका सबसे बेकार स्क्वायर पे था और बिशप एक्सचेंज होना भी फोर्स हो गया। और इसके बाद ये जो किंग पॉन एंडिंग आई, ये पूरी लॉस थी। और इधर 2 मूव के बाद किंग E3 किंग E5 के बाद डिंग ने रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं सकते। F4 आ रहा है और पॉन एंडिंग 1 पॉन डाउन लॉस चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है हम चेस प्लेयर्स के लिए कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इतना चेस की एक घंटे की कोचिंग 10,000 रुपीज़ लग जाते हैं। खैर, ये कमाई, ये टैक्स, सब कुछ बहुत मामूली है। इनसे कहीं बहुत खास, बड़ी और ऐतिहासिक डी गुकेश की जीत है। 18 साल के एक बच्चे का दुनिया का सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन बनना भारतीय शतरंज के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ चुका है। शतरंज की बिसात पर डी गुकेश ने डिंग लीरेन को हराकर बादशाहत कायम की है। भारत का दबदबा है, डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है भारतीय चेस में, जो यंग जनरेशन, जो गोल्डन जनरेशन है, उसको लगातार कायम कर रहा है। और डी गुकेश या प्रज्ञानंदा, वैशाली, वंतिका, हरिका द्रोणवल्ली, इन जैसे खिलाड़ियों ने भारतीय चेस का जो पताका है दुनिया में फहरा दिया है। दुनिया मानने लगी है कि भारत और भारतीय खिलाड़ी बादशाहत कायम कर रहे हैं। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सबसे बड़े उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं।
उनकी यादें ब्रेक के उस पार। खबरों की खबर में जाते आते अब वो खबर जो शायद सच ना होती तो सब ज्यादा खुशी रहते। कल अंदेशी की शक्ल में जो खबर देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पसर गई वो आखिरकार सच साबित हुई। कल देर रात वो मनहूस खबर आई कि सैन फ्रांसिस्को में 2 हफ्ते तक सांसों की लड़ाई लड़ने के बाद महान तबला वादक जाकिर हुसैन साहब नहीं रहे। इसके साथ ही जैसा पूरा देश किसी शोक गीत में डूब गया, ऐसे गीत में जिसकी लय बिखरी हुई थी, जिसकी ताल टूटी हुई थी, लेकिन जिससे लोग बंधे हुए थे। इस रिपोर्ट में जाते जाते देखिए कि उस्ताद जाकिर हुसैन के जीवन से क्या कुछ सीखा जा सकता है। सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में करीब 2 हफ्ते अपनी सांसों की लय सहेजने की कोशिश में लगे पंडित जाकिर हुसैन को क्या अपनी उंगलियों की वो द्रुत लय याद आई होगी जो अदृश्य ध्वनियों को मूर्त थिरकन में बदल डालती थी। खुद जाकिर हुसैन ने एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में कहा था, तबला उनके साथ सांस लेता है। For me, tabla is something that I play all along. It's not something that I get on the stage and I do. It's part of me. It's a living, breathing, what you may call a bug that's inside of me, and it travels with me, and it lives with me, sleeps with me, whatever. जाकिर हुसैन बताते हैं कि जब वो कुछ ही दिन के थे तब पिता और मशहूर तबला वादक अल्लाह रखा ने उनके कान में मौसीकी का मंत्र फूंका था। माँ उन्हें पिता के पास लाई थी कि रवायत के मुताबिक वो उनके कान में अजान फूंकेंगे, लेकिन पिता ने तबले के बोल फूंक दिए, संगीत की लय फूंक दी। For him, his music was his puja, his prayer, and it was important for him that that message was passed on. And since I was the first son in the family, and in those days, son got the nice things given to him, and so I was the one who was going to receive the knowledge, and he needed to start me early, and one of the reasons was he was not well. He was very sick, and it was presumed that he would not be with us long, so, and he also gets taught that. So as soon as I arrived from the hospital, 2 days old, and instead of singing azan in my ear, he started singing rhythms, and said that this is his azan, his prayer. माँ नाराज हुई, लेकिन रवायत से ये पहली बगावत थी जिसमें जाकिर हुसैन तभी साझेदार बन गए जब उन्होंने बोलना भी नहीं सीखा था। जब वो 7 साल के हुए तब से इस मंत्र को लेकर मंच पर आए। पिता और पंजाब घराने का उन पर गहरा प्रभाव था, मगर वो बंधे किसी से नहीं रहे। बहुत बचपन से संगीत सीखने का एक फायदा हुआ कि उन्होंने कई पीढ़ियों के साथ संगत की, अपने बुजुर्गों के साथ भी, अपने बाद के युवाओं के लोगों के साथ भी। I was lucky I had an early start, so it helped me over the years. When I started playing on stage, there were these senior musicians performing, and those musicians were the one who I grew up watching, playing with my father. So there was already some material there for me to absorb and analyze and sort of include in what I was going to do. And starting with that, then obviously it became very important to interact with the same musicians who then pointed the way to other things for me to do. And that allowed me to be able to interact with the musicians who were coming along later on. And so I was very lucky. Early in my life I started. So over the 45 or 46 years, I played with 3 or 4 different generations of musicians. जाकिर हुसैन के तबले की ये खूबी क्या थी? वो तबले को भी मधुर बना डालते थे। उन्होंने शिव कुमार शर्मा के संतूर के साथ संगत की, हरि प्रसाद चौरसिया की बांसुरी से लय मिलाई, अली अकबर खान के सरोद के साथ ताल बिठाया।
लेकिन इस क्रम में उन्होंने तबले को भी जैसे सरोद, संतूर और बांसुरी जैसा मधुर बना दिया। उनके हाथों की थाप से तबला जैसे मुलायम हो जाता था। बरसों पहले दिल्ली के नेहरू पार्क में हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा के साथ उनकी जुगलबंदी को लोग अब भी याद करते हैं। हमको जाकिर भाई कहा करते थे प्यार से, ऐसा कलाकार न हुआ है न होगा जो हिंदुस्तान से जिसने अपनी जर्नी शुरू की और दुनिया के हर देश के कलाकारों का प्रिय बन गया। हर देश के बड़े बड़े बैंड में वो हीरो, जहाँ बजाते थे हीरो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, जापान हो, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह जाकिर भाई हीरो थे। हमने भी उनके साथ एक अमेरिका कनाडा का टूर किया था। 12 प्रोग्राम थे हमारे, कमाल का बजा रहे थे हर प्रोग्राम में। मेरे कॉन्सर्ट को कहाँ से कहाँ उठा देते थे, ये उनका कमाल था। खास बात यह है कि तबले की शास्त्रीय परंपरा को बनाए रखते हुए जाकिर हुसैन ने उसे पश्चिम के संगीत के साथ इस तरह जोड़ा कि उनकी एक अलग पहचान बनी। उन्होंने जॉर्ज हैरिसन, चार्ल्स लॉयड, मिली हार्ट और योयो मा जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। रविशंकर के अलावा वो उन गिने चुने कलाकारों में रहे जिनके काम से लोगों ने भारत के शास्त्रीय संगीत का महत्व समझा। ये एक नया सुर था जो पश्चिम पहली बार सुन रहा था। उन्होंने शक्ति नाम से जैज फ्यूजन बैंड बनाया। उन्हें एक ही साल में 3 ग्रैमी मिले। इसके पहले भी उन्हें ग्रैमी मिल चुका है। He was the key for me to get collaborated with a lot of West musicians, and for which we have won the Grammy also this year. So I'm proud to, get a Grammy for our country, and this is because of him who has really taken me there. मुझे लेके गए, उनको सुनाया। जाकिर हुसैन के निधन की खबर मिलते ही बड़ौदा यूनिवर्सिटी के प्रस्तुति परक कलाओं के विभाग के लड़कों ने उनको सुरों की श्रद्धांजलि दी। नाद और ताल से दी गई इस श्रद्धांजलि में जैसे सबकी भावना शामिल है। उनको शोकांजलि और श्रद्धांजलि, तालांजलि देने के लिए फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स परिवार, समग्र परिवार ने उनको ताल द्वारा श्रद्धांजलि प्रेषित की। जाकिर हुसैन भले ही सैन फ्रांसिस्को में जा बसे, उनकी रूह जैसे भारत में ही बसी रही। उनका तबला भी मुंबई में बनता रहा। मुंबई के हरिदास वटकर उनका तबला बनाते रहे। बीते दिनों उन्होंने हरिदास से 5 तबले बनवाए, लेकिन अब इन्हें बजाने वाला चला गया। कोई उनको उस्ताद जी बोलता था तो वो बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। कहते थे नहीं, मेरा सिर्फ आप नाम लीजिए, मैं जाकिर हुसैन हूँ, मेरे साथ कोई उस्ताद मत लगाइए आप। तो मतलब कि ऐसी सोच उनके साथ जुड़ी हुई थी। इतने अच्छे इंसान के मैं आपको क्या बताऊं कि किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। सुरभि नाम से एक प्रोग्राम आया करता था पहले, उसमें जब जाकिर भाई को मैंने देखा तो मैंने एक सपना तय किया कि मुझे ये बड़े कलाकार हैं और इनके लिए मुझे तबला बनाना है। तो थोड़ा सा जो पहले से हम लोग करते थे उसमें अपने अपने सोच बदल के थोड़ा इस तरीके से काम करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आता है, थोड़ा और तरीका चेंज कर करके थोड़ा सा रिजल्ट आते आते तबला कुछ अच्छा बन गया। तो उसके बाद फिर मुंबई आके फिर जाकिर भाई के लिए तबला बनाया मैंने। 20वीं सदी में भारतीय संगीत की महानतम विभूतियां सामने आई, जो लगातार अपने काम से दुनिया जीतती रहीं। उनमें जाकिर हुसैन एक रहे। उन्हें भारत में भी भरपूर सम्मान और प्यार मिला। सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण के सम्मान से नवाजा। Someone who's played such an important part in my music, Ustad Zakir Hussain. I have been fortunate enough to be a small part of his magnanimous musical journey. And he was not a great artist. He was the greatest artist that our country has produced. And he's taken our rhythm to the world. Every time you saw him, there was so much of kindness, so much giving, such almost an ethereal feeling, saintly person.
the way he looks, the way he talks, so humble. I mean, we talk about people being humble, man. If there is anybody whom I know is humble, it's him. इस देश को जो चीजें जोड़ती रहीं, उनमें संगीत भी एक है। वो भले चले गए हों, उनकी थाप बनी रहेगी। उनकी थिरकती उंगलियां हमारे भीतर संगीत रचती रहेंगी। हम अपने आप को इन सुरों में पहचानते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।